अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या एक ऐसे घर का है जिसकी बुनियाद पाकिस्तान की तश्कील से भी पहले की है और जहाँ अक्सर व बेशतर पुरस्रार वाक़यात पेश आते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही मेरी भारत के मित्रों से भी विनती है कि कृपया करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत और लगन से बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी के हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का ये वाक़या साल 2014 का है जो हमें इमरान खटक ने कराची से भेजा है। कहते हैं कि साल 2013 के इख्तितामिये में इमरान अपनी फैमिली समेत गुजरावाला से कराची मुस्तकिल तौर पे मुंतकिल हो गए थे। इमरान पेशे से एक कार मैकेनिक थे और कराची आकर अपने काम को मज़ीद बढ़ाना चाह रहे थे। इमरान बताते हैं कि कराची में इन्हें सस्ते दामों एक घर मिल गया तो इन्होंने उसे फ़ौरन ख़रीद लिया और चंद दिनों में उस घर में रिहाइश भी अख्तियार कर ली। ये घर सदर के इलाके में मौजूद एक चर्च के बिल्कुल पीछे वाक़ था। लेकिन इस घर की ख़ास बात यह थी कि ये काफ़ी पुराना था। लोगों का मानना है कि इस घर की बुनियाद आज से तकरीबन 80 साल पहले की थी, जिसकी वजह से ये घर पाकिस्तान बनने से भी पहले बन चुका था। कहते हैं कि हमने अपनी जमा पूंजी जो कुछ भी था सब कुछ इस घर में ही लगाकर इसे खरीदा था। शुरुआत में तो इस घर में सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमें वो घर थोड़ा भारी महसूस लगने लगा। उस घर में नीचे 3 कमरे थे जबकि ऊपर 2 कमरे बने थे। ऊपर के 2 कमरे उस वक्त हमारे ज़ेरे इस्तेमाल नहीं थे। कहते हैं कि उस घर में जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि रात होते ही उन ऊपर के कमरों में से किसी की चीखने चिल्लाने की गैर मामूली तौर पे आवाज़ें आने लगती और जब हम ऊपर कमरे की तरफ जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। एक रात ऐसे ही बताते हैं कि मैं नीचे के कमरों में से किसी एक कमरे में सो रहा था कि मुझे ऊपर वाले कमरे में से किसी की सीढ़ियां उतर के नीचे आने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि कोई किसी काम से ऊपर गया होगा और अब काम के बाद वापस नीचे उतर रहा होगा। लेकिन जब मैंने उस वक्त टाइम देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे, जिस पे मुझे थोड़ा ताजुब हुआ कि इस टाइम कोई क्यों और किस काम से ऊपर जाएगा, और ये सोच के मैंने बाहर जाके देखने का फैसला किया। और जब मैंने कमरे से बाहर अपने कदम बढ़ाए तो मैं देखता हूं कि खुले बालों में औरत, जिसके बाल बिल्कुल स्याह, वो हमारे किचन की तरफ से आती हुई वॉशरूम की तरफ गई और एकदम गायब हो गई। कहते हैं कि मैंने उस औरत का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो जो कोई भी थी उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी से माहौल में कुछ अजीब सी कैफियत तारी हो चुकी थी। मैंने मजीद इस बात की तस्दीक की कि ये कहीं मेरे घर में से तो कोई नहीं, लेकिन उस वक्त जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरी वाइफ सो रही थी, और जब वालदा के कमरे में गया तो मेरी वालदा भी बेखबर सो रही थी। इन 2 ख़वातीन के अलावा मेरे घर में कोई तीसरी औरत थी ही नहीं। उस रात के बाद मुझे ये एहसास तो हो चुका था कि इस घर में कोई ऐसी मखलूक तो है जिसका इंसानों से या इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। खैर, इस वाक़े के बाद हमारे घर में से अक्सर चीज़ों का गायब हो जाना या डिसलोकेट होना, यहाँ से वहाँ जाना एक मामूल बन चुका था। एक रात ऐसे ही मैं किसी काम से घर आया
उस रात मैं अपने साथ आम की चंद पेटियां भी लेकर आया था, जिन्हें मैंने किचन के एक कोने में रख दिया था। रात काफी देर हो गई थी तो मैं सीधा अपने कमरे में जाकर सो गया और सोचा सुबह उठकर घर वालों को इन आम की पेटियों के बारे में बताऊंगा। जब मैं सुबह उठा और उन आम की पेटियों के बारे में घर वालों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने पेटियों के बारे में लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि हमने तो सुबह से यहाँ कोई पेटी ही नहीं देखी। मुझे उनकी ये बात सुनकर काफ़ी हैरानी हुई कि चंद घंटे पहले ही तो मैंने यहाँ 2 पेटियां रखी थीं और वो कोई छोटी सी भी चीज़ नहीं थी कि यूं अचानक गायब हो जाए। ये बात मुझे काफ़ी मशकूक तो लगी, लेकिन खैर फिर भी ये बात आई गई हो गई। हम अपने काम और ज़िंदगी की मसरूफियात में मज़ीद मसरूफ़ हो गए कि एक रात मेरी वालिदा रात के कुछ 2:30 या 3 बजे के आसपास घबराते हुए मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि उनके कमरे की खिड़की जो कि बाहर रोड को फेस करती है, वहां कोई मुसलसल दस्तक दे रहा है। बिलाल, जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो लिटरली उनकी खिड़की पे कोई बुरी तरह हाथों से दस्तक दे रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि वो काफी गुस्से में हो और अगर खिड़की ना खोली तो वो मजीद इश्तियाल में आ जाएगा। खैर उस वक्त हमें यह भी लग रहा था कि ये कहीं कोई डकैत या चोर वगैरह ना हो, लेकिन जिस तरह वो खिड़की पीट रहा था उस वक्त उसकी हैबत से हमें वो कोई दूसरी मखलूक ही लग रही थी। लेकिन उस वक्त मैंने हिम्मत की और बिना खिड़की खोले उससे पूछा कि कौन हो, क्या चाहते हो। बिलाल, यकीन करें मेरा इतना कहना ही था कि वो दस्तक एकदम रुक गई और उस वक्त बिल्कुल खामोशी छा गई। मुझे उस वक्त इस बात पे काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई। मैंने तजस्सुस में जब अपने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर अपनी वालिदा की खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने एक बार फिर गली के एक कोने से दूसरे कोने तक देखा, लेकिन मुझे हैरत अंगेज तौर पे वहाँ कोई नहीं दिखा। खैर ये बात फिर काफ़ी मशकूक लगी, लेकिन मैंने उस वक्त इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर वालों से कहा कि ये किसी की शरारत होगी और ये कह के मैं घर के अंदर आ गया। अगली सुबह जब मैं नाश्ते पे बैठा तो हमें मेरे छोटे भाई ने जो बात बताई वो सुन के हमारे होश उड़ गए। उसने बताया कि सुबह वो किसी काम से ऊपर के कमरे में गया था तो उसने देखा कि वो आम की पेटियां जो मैं लेकर आया था, हैरत अंगेज तौर पे वो आम की पेटियां टूटी हुई थी और उनके अंदर जो आम थे वो कमरे के अतराफ बाहर इस तरह बिखरे थे कि गोया उसे किसी जंगली जानवर या किसी दूसरी मखलूक ने बुरी तरह से खाया हो। बिलाल, उस कमरे का हशर उस वक्त ऐसा था कि मैं उसे देख के बिल्कुल हिल गया था। उस कमरे की दीवार तक पे आम के निशानात लगे थे, लेकिन ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि उन पेटियों को नीचे किचन से उठाकर ऊपर के कमरों में किसने मुंतकिल किया। ना तो वो मैंने मुंतकिल किया था, न उन पेटियों को मेरे घर में से किसी फर्द ने वहां पहुंचाया था। खैर हमने उस दिन एक साहिब इल्म को इस मसले के बारे में बताया और जब वो हमारे घर आए और घर का पूरी तरह से जायजा लिया तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में एक चुड़ैल का साया है जो काफ़ी वक्तों से इस पुराने घर में रह रही है। उसका इस घर से वापस जाना निहायत ही मुश्किल है। ये सारी बातें सुन के हम काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि अभी हमें इस घर में शिफ्ट हुए पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ था और हम अपनी पूरी जमा पूंजी सब इस घर में ही लगा चुके थे। खैर हमने उस वक्त अपने उस घर में काफ़ी दम दुरूद और दीगर चीज़ें करवाईं और एक बार फिर इस उम्मीद से रहने लगे कि शायद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमें तंग करना छोड़ दें
اور یہاں سے کہیں دوسری جگہ چلی جائیں، لیکن یہ صرف ہماری سوچ تھی۔ چند دنوں بعد ایک رات میں اپنے کمرے سے واش روم جانے باہر نکلا تو مجھے کچن کی طرف کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں کچن کی طرف بڑھا اور اندر جھانکا تو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس کی شکل ایک دم بھیانک ہے، اس کی آنکھیں ایسی جیسے ان میں سے شعلہ نکل رہا ہو۔ اس وقت اس کے منہ اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ ہمارے کچن کے ایک کونے میں بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی اتنی ہیبت ناک اور بھیانک تھی کہ میں ہل سا گیا تھا۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں نے اسے دیکھ کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جس پہ حیرت انگیز طور پہ اس نے بھی میرے ساتھ وہی آیتیں پڑھنا شروع کر دی اور اپنی بھیانک آواز میں کہنے لگی کہ یہ تو میں بھی پڑھ سکتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کے میں حیران رہ گیا۔ میں ابھی کچھ مزید کہتا یا کرتا ہی کہ وہ ایک دم میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں ان سارے معاملات کے بعد مزید پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کون سی مخلوق ہے اور ہم سے کیا چاہتی ہے۔ ان دنوں میں نے ارد گرد کے محلے والوں سے جب اس گھر کی تفصیلات جاننے کا سوچا تو مجھے پڑوسیوں نے بتایا کہ یہ ایک پراسرار گھر ہے۔ یہاں اکثر رات کو لوگوں نے کسی مشکوک عورت کی چیخنے کی آوازیں سنی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ جب یہ گھر خالی تھا تو انہوں نے اکثر رات میں اس گھر میں کسی عورت کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ خیر، ہم نے اس وقت کسی دوسرے ایجنٹ سے رابطہ کیا اور اس گھر کو جیسے تیسے کر کے انتہائی کم دام میں فروخت کر کے ایک دوسری جگہ فلیٹ لے کر شفٹ ہو گئے۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ جب ہم اس گھر کو چھوڑ رہے تھے تو اتفاقاً میری ملاقات انہی صاحب علم سے ہوئی، اور جب میں نے انہیں وہ چڑیل والے معاملات بتائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں ایک مسلمان چڑیل کا بسیرا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سننے میں آتا ہے کہ آج سے کئی دہائیوں پہلے اس گھر میں ایک عورت کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا اور اس کی لاش کو اوپر والے ہی کمرے میں چھپا دیا گیا تھا۔ So that was an interesting story جو ہمیں عمران نے کراچی سے سینڈ کی۔ دوستو، آپ لوگ بھی اگر کبھی کسی نئے گھر میں منتقل ہوں تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ اس گھر کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر کے ہی منتقل ہوں۔ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ایک ایسے ہی کہانی کو لے کر پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔